चलिए इकोनॉमी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम इकोनॉमी में मनी एंड बैंकिंग कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारे पिछले लेक्चर के दौरान हमने मनी क्या होती है, उसकी यूटिलिटी क्या है, वो क्यों एग्जिस्टेंस में आई, ये बताया। क्यों एग्जिस्टेंस में आई थी ट्रिम्पल? वो इसलिए एग्जिस्टेंस में आई थी क्योंकि ह्यूमन की बहुत सी वांट हैं, जो वांट वो खुद से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। यानी कि जब तक तो वो अपनी ज़रूरत की सब चीज़ें खुद बना पा रहा है, चाहे वो खेतों से मिलने वाला अनाज है, चाहे वो खेतों से मिलने वाला कॉटन है, चाहे मिट्टी, खेत की मिट्टी से बनी ईंटों से बना घर है, खेत से मिलने वाली घास से घर की डली हुई छत है, जब तक तो अपनी सारी ज़रूरतें वो खुद पूरी कर रहा है, सब्सिस्टेंस में है, सेल्फ सेटिस्फैक्ट्री इकोनॉमी है उसकी, उसे एक्सचेंजेस इस्टेब्लिश करने की नीड नहीं है। तो जब तक एक्सचेंजेस इस्टेब्लिश करने की नीड नहीं है तो कोई सिस्टम ऑफ एक्सचेंज भी नहीं होगा। ये केस वहाँ पे लागू है जहाँ पे आदमी ही एक है कहीं पर, या ये केस वहाँ भी लागू है जहाँ पर आदमी एक नहीं है, अनेक हैं, परिवार है पूरा, 2 परिवार 3 परिवार, पर सारे अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें खुद ही पैदा कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सचेंजेस ही नहीं होंगे। ओके, तो जब कोई एक्सचेंजेस ही नहीं है तो कोई भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है किसी दूसरे के लिए, यानी कि किसी तरह के कोई इकोनॉमिक एजेंट्स नहीं एग्जिस्टेंस में आए। ओके, तो अल्टीमेटली कोई मार्केट एग्जिस्टेंस में नहीं आएगी, कोई किसी दूसरे के लिए प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा है। लेकिन एक समय के बाद आपकी वांट ऐसी हैं, आपकी डिज़ायर्स ऐसी हैं कि आप जो कंज्यूम करना चाहते हैं, आप जो फेच करना चाहते हैं, वो आपके पास नहीं है, किसी और के पास है, तो आपको उससे वो लेना है आपकी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। तो जब आपको उससे वो गुड्स और सर्विसेज चाहिए, बदले में आप उसे क्या दे रहे हो, ये मैटर ऑफ डिस्कशन है। अगर तो आप जो उससे गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हो, उसके बदले में उसे भी वो गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हो जो उसे चाहिए, है ना। आप गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं, पर यहाँ पर शर्त यह है कि आपको जो गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए वो उसके पास हैं, और उसे जो बदले में गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए वो आपके पास है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, अगर ये हो गया तो बार्टर सिस्टम एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। बट हमने पढ़ा था ये टाइम टेकिंग है, इसमें मेहनत लगती है, समय लगता है, एनर्जी लगती है, एफर्ट्स लगते हैं, सब कुछ लगता है। तो बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसमें ह्यूमन अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, अपनी चॉइस की गुड्स एंड सर्विसेज फैच कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर करके, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो रही हैं गुड्स एंड सर्विसेज के बदले। बट ये पॉसिबल तब है अगर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट सेटिस्फाई हो रहा है। तो टाइम टेकिंग था, और इसकी कई सारी और डिस्क्रिपेंसीज थी, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की। इसको रिमूव करने के लिए हमने कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज इंट्रोड्यूस कराया जो एक इंटरमीडिएट गुड का रोल प्ले करे या इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म बन जाए। तो क्योंकि मनी वो इंटरमीडिएट गुड है, इसके लिए ही मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनी। तो फिर हमने समझा कि मनी एक ऐसा कॉमनली एक्सेप्टेबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में इवॉल्व हुआ एक प्लेटफॉर्म है जो गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करा के देता है। ओके, तो इस वजह से हमने मनी को समझा। हमने समझा कि फिर मनी के डिफरेंट फॉर्म्स थे, पहले ग्रेन्स थी, फिर कैटल्स थे, फिर वैल्यूएबल मेटल बेस्ड कॉइन थे। समय आगे बढ़ा, फिर सॉवरेन अथॉरिटी द्वारा प्रॉमिस्ड मनी सर्कुलेशंस में आई, जिनमें पहला फॉर्म ऑफ मनी करेंसी हमने देखा, जिसमें फ़िज़िकल करेंसी नोट्स और कॉइन्स हैं। और दूसरा हमने देखा कि फिर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जब एग्जिस्टेंस में आए तो मनी का एक फॉर्म हमारे सामने और आया जो बैंक डिपॉजिट्स के रूप में है। मेनली वो डिपॉजिट्स करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के रूप में थे, जिन्हें हम बैंक के अंदर डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में जानते हैं। तो ऐसे में हमने ऑर्डिनरी मनी का कॉन्सेप्ट समझा, या सिंपली इसको हम मनी सप्लाई के रूप में देखते हैं, या स्टॉक ऑफ मनी के रूप में देखा हमने, जो कि द फिज़िकल करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, द फिज़िकल करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, और द फिज़िकल करेंसी इन सर्कुलेशन विद द पीपल, और प्लस द डिमांड डिपॉजिट्स इन द बैंक। और डिमांड डिपॉजिट्स कौन से हैं? अगर कमर्शियल है तो करेंट अकाउंट है, और अगर नॉन कमर्शियल है तो सेविंग अकाउंट है। तो फिज़िकल मनी इन सर्कुलेशन विद द पीपल प्लस द डिमांड डिपॉजिट्स, ऑर्डिनरी मनी के रूप में जाना हमने, या मनी सप्लाई के रूप में देखा हमने, या स्टॉक ऑफ मनी के रूप में देखा हमने। पिछले लेक्चर के वाया हमने इस सबको समझा। हमने ये जाना कि मनी बहुत सारे फंक्शंस सर्व करती है। हमारी क्लोजिंग उसी चीज़ पर हुई थी। आज हम आगे बढ़ चुके हैं और आज हम समझेंगे कि मनी की डिमांड क्यों होती है। अगर डिमांड होती है तो फिर मनी सप्लाई भी होगी। फिर हम देखेंगे मनी सप्लाई कौन करता है, कहाँ से होता है। तो मनी सप्लाई हो रहा है तो मनी क्रिएट हो रही है, कोई चीज़ क्रिएट होगी तभी सप्लाई होगी। फिर हम समझेंगे कि मनी क्रिएशन कैसे होता है। मनी की डिमांड को समझेंगे पहले कि डिमांड क्यों है, कैसे है। सेकेंड एस्पेक्ट
कि फिर मनी डिमांड हो रही है तो मनी की सप्लाई हो रही है, तो मनी सप्लाई कौन मैनेज कर रहा है, कैसे मेंटेन हो रहा है। मनी अगर सप्लाई हो रही है तो मनी क्रिएट हो रही है, तो मनी क्रिएशन कैसे होता है, कौन से इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व है मनी क्रिएशन में, मनी क्रिएशन सिस्टम क्या है, कैसे फंक्शन करता है ये सिस्टम, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। ऐसे में फिर हम जो पूरी की पूरी मनी है उस मनी सप्लाई को डिफरेंट मैनर में स्टडी करेंगे, जिसके लिए डिफरेंट मेजर्स क्रिएट करेंगे। उन मेजर्स को मनी मेजर्स कहेंगे या एग्रीगेट्स ऑफ मनी कहेंगे। तो वो डिफरेंट मेजर्स M1, M2, M3, M4 आपके सामने एग्जिस्टेंस में आएंगे, जो सिंपली मनी सप्लाई को ही मेजर करके देंगे आपको। ओके, और कुछ नहीं करेंगे। दे विल मेजर द मनी सप्लाई M1, M2, M3, M4, दैट्स ऑल। क्लियर। फिर हम इसमें समझेंगे शुरुआत में जब हम मनी का क्रिएशन समझेंगे तो शुरुआत की मनी, जो पहली मनी है उसको समझने की कोशिश करेंगे। दैट इज़ द हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी कहिए या रिज़र्व मनी कहिए या मॉनेटरी बेस कहिए, ये वो मनी है, ये वो वाली मनी है जो क्रेडिट क्रिएट करने में योगदान देती है। ये बेसिस है क्रेडिट का। ओके, ये बेसिस है क्रिएशन ऑफ मनी का। तो अल्टीमेटली इसीलिए ये मॉनेटरी बेस है, इसीलिए ये रिज़र्व मनी है, ये हाई पावर्ड मनी है, क्योंकि आप 100 रुपया डालेंगे इस मनी के रूप में, वो 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना हो जाएगा मनी सप्लाई के रूप में। दैट्स वाई दिस मनी इज़ हाईली पावर्ड, इट इज़ वेरी एक्टिव मनी। ये 100 रुपया डालो तो 100 का कितना हो जाएगा पता नहीं, 200 का 2, दुगना, तिगना, चौगुना, 5 गुना। यू कैन डू दिस, आप ये कर सकते हो। इसको मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। तो हम हाई पावर्ड मनी पर बेस्ड मनी क्रिएशन बाय द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री, और मनी क्रिएशन के कितना मनी क्रिएशन, दैट इज़ द मल्टीप्लायर। हाउ मच मनी यू वांट टू क्रिएट फ्रॉम द हाई पावर्ड मनी, कितने मल्टीपल्स में क्रिएट करना, दुगना, तिगना, चौगुना, 5 गुना, कितना। तो मनी मल्टीप्लायर वी विल अंडरस्टैंड, एंड वंस वी विल अंडरस्टैंड दिस, द मनी क्रिएटेड, टोटल मनी क्रिएटेड, एंड देन वी नीड टू मेजर इट। टोटल मनी क्रिएट करके बैठे हो तो किधर किधर घुसी हुई है, कहाँ कहाँ बैठी हुई है, कहाँ कहाँ पड़ी हुई है, पोस्ट ऑफिस के डिमांड डिपॉजिट में पड़ी हुई है कि पोस्ट ऑफिस के टर्म डिपॉजिट में बैठी है, बैंकों के डिमांड डिपॉजिट में है कि टर्म डिपॉजिट में है, समझ रहे हो। इंडिविजुअल्स के पास इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल कैश है, बैंकों के पास कैश के रूप में इन द बैंक वॉल्ट, या बैंकों की रिजर्व के रूप में आरबीआई के पास पड़ी हुई मनी है, या गवर्नमेंट की आरबीआई के पास पड़ा हुआ मनी है। हर फॉर्म में जहाँ जहाँ मनी पड़ा होगा टोटल, तो हमें देखना ही है। तो टोटल मनी कितना है जो हमने क्रिएट किया है, सृजन किया है कोई अगर, तो उस मनी को मेजर करने के लिए अलग अलग मनी एग्रीगेट्स हैं, M1, M2, M3, M4, M0 जिससे शुरुआत होगी। तो क्योंकि ज़ीरो शुरुआत किससे होगी, हाई पावर्ड मनी, रिजर्व मनी, मॉनेटरी बेस, तो उसको क्या नाम दूंगा, M0। उसको मेजर करने वाला मनी एग्रीगेट कौन सा है, M0। और वो जो पहली वाले क्रिएट करेगा, जो पहली M1, वो M1, फिर उसके बाद M2, M3, M4। तो टोटल मनी कितना क्रिएट किया है, कितना गेम खेला है, वो सारा मेजर करेंगे। बहुत आसान होगा, बहुत ज़्यादा आसान कर दूंगा, इतना कि कोई सोच भी नहीं पाओगे। ओके, M1 से M3 बना दूंगा, M1 से M1, पहले हम M1 बनाएंगे और M3 बनाएंगे, फिर M1 से M2 बन जाएगा, M3 से M4 बन जाएगा। एक M1 बनाएंगे, एक M3 बनाएंगे, और फिर अपने आप ही आप लोग खुद लोग M1 से M2 बना लोगे, M3 से M4 बना लोगे। M1 जैसे सिंपल, M1 में सिंपल आ जाएगा। आप सबको पता ही था मैंने पिछले लेक्चर में, M1 मैंने स्टॉक ऑफ मनी, मतलब सप्लाई ऑफ मनी, मैंने ऑर्डिनरी मनी। तो M1 मतलब जो भी जनता के पास पैसा है, सिंपली उसको आप कहिए करेंसी, जो भी जनता के पास पैसा है दैट। और सेकंड द डिमांड डिपॉजिट्स, सेकंड द डिमांड डिपॉजिट, M1 बन गया। M1 बैंकों में जो भी डिमांड डिपॉजिट है, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, कैसा, और प्लस द मनी हेल्ड बाय द पीपल। डन, कोई दिक्कत तो नहीं, इन द फॉर्म ऑफ करेंसी, फिजिकल करेंसी, करेंसी या नोट, कोई दिक्कत तो नहीं। M1 बना लिया। बस एक चीज़ ऐड कर दो इसमें, डिमांड डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस, डिमांड डिपॉजिट विद द M2 बन गया। बस M1 से M2 कैसे बना लिया, M1 में बस M1 में बैंकों वाला डिमांड डिपॉजिट था, M2 तक जाने के लिए एक ही काम किया, पोस्ट ऑफिसों वाला डिमांड डिपॉजिट भी डाल दिया। डन हो गया कि नहीं। चलो M2 को भूल जाते हैं, M1 पे वापस आते हैं। M1 में क्या था,
द करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, दैट द मनी इन फिजिकल फॉर्म हेल्ड बाय द पीपल, करेंसी नोट प्लस कॉइन, जिसको सिंपली आप फिजिकल मनी के रूप में देखिए, प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स। अब बैंक्स में सिर्फ डिमांड डिपॉजिट तो नहीं होते, टर्म डिपॉजिट भी होते हैं, एफडी वगैरह। तो जब ये टर्म डिपॉजिट जोड़ देंगे तो कौन सी मनी बना ली? M3। कौन सी मनी बना ली? M3। अब M4 बना देता हूँ। अब पोस्ट ऑफिसों वाला टर्म डिपॉजिट भी जोड़ दो, M4। कौन सा जोड़ दिया? M4। ओके, इज दैट क्लियर? बस इतना ही, बस इतना ही, ज़्यादा करना ही नहीं, कुछ बहुत इजी में रखना है अपन ने। ओके, तो M1 M3 M तो अब मैं आपसे सबसे पूछता हूँ, अब सबसे ज़्यादा लिक्विड इसमें से कौन सा है? रेडली कन्वर्टेबल M1। उसके बाद लिक्विड कौन सा है? M2, जिसमें सेविंग पोस्ट ऑफिस का भी डिमांड डिपॉजिट आ गया। तीसरे नंबर पे कौन लिक्विड होगा? M3। उसमें क्या क्या आ रहा है? देखिए, डिमांड डिपॉजिट आ रहा है बैंक का, करेंसी हेल्ड बाय द बैंक आ रहा है, और अल्टीमेटली टर्म डिपॉजिट आ रहा है पोस्ट ऑफिस बैंकों का ही। लास्ट वाला सबसे कम लिक्विड कौन होगा? जिसमें पोस्ट ऑफिसों का भी टर्म डिपॉजिट शामिल हो गया। इज दैट क्लियर? तो लिक्विडिटी वाइज सबसे हाई लिक्विड है M1, उससे कम लिक्विड है M2, उससे भी कम लिक्विड है M3, सबसे कम लिक्विड है M4। ये तो यार वर्बली आपके दिमाग में ऐसा बैठा देंगे कि कुछ है ही नहीं ये सब। सबसे पहले मनी क्रिएट करने से पहले मनी की कोई चीज़ की डिमांड करोगे तभी ना क्रिएट करूँगा भाई। तो सबसे पहले टॉपिक ही यही है, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। पहला टॉपिक क्या कह रहा है? डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। तो पहले मनी की डिमांड का क्या क्या कारण होता है, फिर बता देंगे कि सप्लाई ऑफ मनी कहाँ से आता है। सप्लाई ऑफ मनी आया तो आपने मुझसे पूछा मनी क्रिएटिंग सिस्टम बताओ। वो सिस्टम का जिक्र आया तो मैंने 2 इंस्टीट्यूशंस का जिक्र किया। उस इंस्टीट्यूशंस में 2 इंस्टीट्यूशंस में पहला सेंट्रल बैंक होता है RBI, और दूसरा बाकी कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम होता है। जब मैंने ये 2 इंस्टीट्यूशंस का फंक्शन समझाना शुरू किया तो पहला फंक्शन शुरू करेंगे RBI से। RBI का फंक्शन जब समझाऊंगा तो शुरुआत में आएगी हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी, जैसे ही इसका फंक्शन समझा के हटूंगा, हाई पावर्ड मनी का रोल क्लियर, वैसे ही दूसरा इंस्टीट्यूशन यानी कि कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम एग्जिस्टेंस में आएगा। अब वो करेगा मनी क्रिएशन। मनी एक बार क्रिएट कर दूंगा सारी, फिर ये M1 M2 M3 M4 के वाया कैलकुलेट कर लेंगे सारा, ले दे करके कहानी खत्म। ओके, बस इतना ही होता है, ज़्यादा नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। कई बार बच्चा सोचता है पता नहीं कितना मुश्किल कुछ पढ़ने जा रहे हैं। अगर दिमाग में रूपरेखा तैयार हो कि करने क्या जा रहे हैं तो फिर तो कुछ भी नहीं, करने बस इतना ही जा रहे हैं। लेकिन अगर अलग अलग से आइसोलेटेड मैनर में पढ़ लिया, निचला देख ही नहीं रहे, बस ऊपर डिमांड फॉर मनी रट रहे हैं, ठीक, फिर सप्लाई ऑफ मनी रट रहे हैं, फिर नीचे जाकर ये शुरू कर लिए बैंक, जुड़ नहीं रहा, कुछ बात नहीं बन रही, कुछ सब करके बैठे हैं, लेकिन पर्पस क्या है, यूटिलिटी क्या है, लाइफ में आगे जाके ये सब सीखे हुए को इस्तेमाल में कहाँ लाना है। MCQ पढ़ रहे हैं, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम है। क्योंकि पढ़े हुए को इंटरनलाइज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उसकी यूटिलिटी को ध्यान में रख के उसको नहीं पढ़ रहे हैं। जब तक यूटिलिटी को ध्यान में रख के नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ने का जो पर्पस है क्लियर नहीं है। पढ़ने का पर्पस पता नहीं है तो पढ़ना कैसे है ये क्लियर नहीं है। हम रैंडम चल रहे हैं, स्टेप 1 लाइन बाय लाइन ही चली जा रहे हैं, हैफेजर्ड होता है वो। दिस इज नॉट करेक्ट। ओके, अब हमें पर्पस क्लियर हो गया है, अब हम पढ़ते हैं डिमांड फॉर मनी। चलो, सो द टॉपिक इज डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। तो डिमांड फॉर मनी NCERT में जो लिखा है वही मैं लिख के आपको बताया। मैं NCERT से ज़्यादा मैं जानता भी नहीं और मैं पढ़ाता भी नहीं। हम NCERT ही के वाया चलते हैं। जो सीख रहे हैं NCERT सीख रहे हैं, सीखा NCERTों से सीखा, आगे भी सीखते इन्हीं से रहेंगे। उसको सीख के फिर सिंप्लीफाई करते हैं, उसे अदर सोर्सेज से पढ़ के नर्चर करते हैं, एनरिच करते हैं, उसे ईजी बनाते हैं आपके लिए। तो आपके सामने हम अपना लेक्चर लाते हैं तो लेक्चर्स में भी वर्थ है, लेकिन बेस NCERT है ना, उससे ऊपर हम कभी गए हैं ना उससे ज़्यादा हैं। वो हमारे लिए लिमिटेड है, अगर वो अपनी पे आ जाए तो उनको लिमिटेशन कोई नहीं है। कई टीचरों को मैं कहते देखता हूँ NCERT ऐसे कर रही थी, मैंने ऐसे बता दिया, अब आप जांच लीजिए कौन सही है। सही तो वही है, सही वही है। वो अगर लिमिटेड भी है तो किसी कारण से है, क्योंकि वो एक टेक्स्ट बुक है, एकेडमिक मैनर में टीचर के वाया पढ़ाए जाने वाली किताब है। इसलिए वो ध्यान में उस चीज़ को रख के पढ़ाती है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ उसके बीच में एक मीडिएटर आने वाला है, टीचर। टीचर के लिए ये बात है, टीचर इसे इस्तेमाल करेगा आगे बच्चों के लिए।
इतनी बात समझ में आई? दैट इज़ द थिंग। चलो सर, डिमांड फॉर मनी, सवाल खड़ा होता है कि द डिमांड फॉर मनी टेल्स अस व्हाट मेक्स पीपल डिज़ायर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। किसी चीज़ की आपको डिमांड है, अभी डिमांड कम है, फिर डिमांड ज़्यादा है। आप किसी चीज़ की डिमांड अभी कम कर रहे हो, फिर डिमांड ज़्यादा कर रहे हो। जैसे उदाहरण के तौर पर, हाँ भाई अब्दुल कुछ चाहिए बेटा, आ जाओ इधर आ जाओ, डिमांड करते हैं। क्या ही डिमांड करने लग गए किसी चीज़ की डिमांड कम है फिर ज़्यादा है। जैसे उदाहरण के तौर पर अब्दुल, गर्म कपड़ों की डिमांड कब ज़्यादा होगी, विंटर या समर? विंटर सीज़न में अब्दुल ने कहा है कि गर्म कपड़ों की डिमांड ज़्यादा होगी। तो मुझे बताएं रिंकी कि विंटर में गर्म कपड़ों की डिमांड ज़्यादा क्यों होगी? Oh my God, so much English. To protect us from cold because temperature is very low. Very low. So demand for money tells us what make people desire a certain amount of money. So demand for warm cloth tells us, demand for more warm cloth tells us what make people desire a certain amount of warm cloth. किस चीज़ ने लोगों को मजबूर किया कि वो इतने वार्म क्लॉथ की डिमांड करें, डिज़ायर करें? लो टेम्परेचर, कोल्ड ने मजबूर किया। तो मतलब अब आपको सिंपली मैं दूसरी लाइन देता हूँ, मैं आपको डिमांड फॉर वार्म क्लॉथ नहीं बता रहा हूँ, मैंने पहले ये रिलेशन बताया, अब मैं आपको सिंपली एक बात बता रहा हूँ, आप खुद बताना डिमांड फॉर वार्म क्लॉथ। टेम्परेचर और गिर गया, ठंड और बढ़ गई, मुझे बताइए डिमांड फॉर वार्म क्लॉथ बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। अब आप डिमांड की तरफ जाते ही नहीं हैं, अब आप व्हाट मेक्स दैट डिमांड को समझ के डिमांड समझ गए हैं। तो अगर आप किसी चीज़ की डिमांड को समझना चाहते हैं, पहले तो ये समझिए ना कि वो डिमांड का कारण क्या है, उत्पत्ति कहाँ से है, डिमांड कहाँ से आ रही है। जब तक वो सोर्स है तो वो डिमांड है। वो सोर्स जितना मजबूत होगा डिमांड उतनी मजबूत होगी, सोर्स कमज़ोर होगा तो डिमांड उतनी कमज़ोर हो जाएगी। डिमांड आर्टिफिशियल तो कभी होती नहीं है। आप ज़बरदस्ती तो नहीं कह रहे मुझे गर्म कपड़ा दो, गर्मियों में पहन के दिखाओ, नहीं। तो अल्टीमेटली डिमांड फॉर मनी कब कब होगा, डिमांड फॉर मनी कब कब होगा, ये जानने के लिए जानिए कि कौन सी चीज़ें हैं जो मनी की डिमांड पैदा करती हैं। कौन कौन सा सिचुएशन है, कौन कौन सी परिस्थिति है जो मनी की डिमांड को बिल्डअप करती है। ये बात लाइन पहली इंग्लिश की लाइन एनसीईआरटी की समझ आ गई? एनसीईआरटी सिंपली यहाँ पर क्या कह रहा है। तो अब मैं आपसे अगली बात पूछता हूँ, टेम्परेचर एकदम से हाई हो गया है, एकदम से टेम्परेचर हाई हो गया क्योंकि लो प्रेशर सिचुएशन एकदम से बना हुआ है, एकदम से टेम्परेचर बढ़ा है, तो गर्म कपड़ों की मांग घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी, गिर गई। तो मतलब जो चीज़ डिमांड को क्रिएट करवाती थी उस चीज़ में आ रही तब्दीलियाँ डिमांड में भी तब्दीलियाँ ला रही है, कभी ज़्यादा डिमांड कभी कम डिमांड। मतलब हमारी जो डिज़ायर है फॉर वार्म क्लॉथ वो कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, और वो डिज़ायर बेस्ड थी टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डिज़ायर घट रही है, टेम्परेचर घट रहा है तो डिज़ायर बढ़ रही है, और इस डिज़ायर पर बेस्ड थी हमारी डिमांड फॉर द वार्म क्लॉथ। इसी तरह से द डिमांड फॉर मनी टेल्स अस व्हाट मेक्स पीपल डिज़ायर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। अगर हम डिमांड ऑफ फॉर मनी को समझने जाते हैं तो फिर हमें ये समझ में आना शुरू हो जाता है कि इन लोगों ने पिछले 10 दिनों के दौरान इतनी डिमांड मनी की इसलिए की क्योंकि इन चीज़ों ने व्हाट मेक्स पीपल डिज़ायर दीज थिंग्स मेक्स पीपल डिज़ायर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। वो कौन सी थिंग्स हैं वो जानना है। तो एनसीईआरटीज़ रीडिंग इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चनिंग। जब भी आप एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे हैं तो क्या करना है? क्वेश्चनिंग, राइट मैनर में लाइंस को अंडरस्टैंड करना, रटना या हिंदी में ट्रांसलेट करना या याद करना नहीं, वो बहुत ज़्यादा इंटरप्रेटेटिव मैनर में आती हैं, उनको इंटरप्रेट करके चलना है। ओके, दैट्स ऑल। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका जवाब दिया है उन्होंने। जवाब क्या है कि अभी तक हमने हमारे पिछले लेक्चर और चैप्टर के शुरुआती भाग में ये जाना कि मनी इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजैक्शंस।
हमने चैप्टर की शुरुआत में और पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि हम बहुत सी ट्रांजैक्शंस करते हैं जो ट्रांजैक्शंस मनी के द्वारा फैसिलिटेट कराई जाती हैं। तो मनी के फंक्शंस में मनी का प्राइमरी फंक्शन क्या था? ट्रांजैक्शंस। व्हाट वाज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मनी? ट्रांजैक्शंस। मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मनी की डेफिनेशन ही है, इट इज़ अ कॉमनली एक्सेप्टेबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज फैसिलिटेट कराती है। तो मतलब दो लोगों के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजैक्शन इस्टेब्लिश करती है मनी। तो इसलिए मनी इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजैक्शंस। डन। तो अब मैं आपसे ये बात पूछता हूँ कि डिमांड फॉर मनी कब बढ़ जाएगी? जब द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ जाएगा। जब वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ेगा, द क्वांटम ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ेगा, तो डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा जब ट्रांजैक्शंस का क्वांटम बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? पैसे की ज़रूरत तब बढ़ेगी जब आदान प्रदान बढ़ेगा, उसका साइज बढ़ेगा, उसका वैल्यू बढ़ेगा। समझ में आई? अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ट्रांजैक्ट हो रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ट्रांजैक्ट हो रही हैं। आपके साथ कई और नए लोग भी जुड़ गए हैं। नाउ दे आर ऑल्सो केपेबल टू हैव ट्रांजैक्शंस। सो द मोर ट्रांजैक्शंस वी विल हैव, that is you can count the quantum of transaction. If there will be higher quantum of transaction, there will be more demand for money, because money is the medium of exchange. So money is required for transactions. बिना मनी के ट्रांजैक्शंस नहीं होगा। आप जिस मॉडर्न सोसाइटी में रहते हैं उसमें ट्रांजैक्शन के लिए कौन रिक्वायर्ड है? मनी। और अगर डे बाय डे ट्रांजैक्शंस का लेवल बढ़ रहा है, यानी कि ट्रांजैक्शंस की नीड रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, क्वांटम ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ रहा है, तो मनी की डिमांड बढ़ रही है। इज दैट क्लियर? ये फाइनल नहीं है, इससे लिंक आगे एक और जुड़ रहा है, इससे आगे एक और लिंक जुड़ रहा है, तो फिर मैं आगे बताता हूँ। अब ट्रांजैक्शंस का क्वांटम किससे बढ़ रहा है? ट्रांजैक्शंस का क्वांटम बढ़ रहा है मतलब मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो रही हैं। मतलब और पॉसिबिलिटी है कि या तो पहला ही पर्सन मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहा है, या बहुत सारे पर्सन सब गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करने लगे। दोनों केसेस में इनकम इंक्रीज हुई है, क्योंकि कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिपेंड्स ऑन इनकम। कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिपेंड्स ऑन इनकम। इनकम नहीं है तो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करोगे। बैंक में कुछ पैसा पड़ा है तो रोज मन में आ रहा है कि नया अपाचे RRR लॉन्च हो रहा है, फलाना लॉन्च हो गया, ये गाड़ी आ गई, वो हो गया, क्योंकि कुछ पैसा बैंक में पुढ़क रहा है, दिख रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ है जेब में। भगवान ना करे कुछ एक्सीजेंसी हो गई, वो पैसा निकल लिया, और अब कंपनी कुछ भी लॉन्च करता रहे, वो वीडियो देखते ही हाड़ा होगा, अब नहीं ले सकते, नहीं ले, ध्यान ही नहीं देना, फालतू चीज़ों में फोकस ही नहीं करना। तो जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है वैसे वैसे आपका कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ता है, क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है। सो डिज़ायर फॉर मोर कंजम्पशन होता है कि नहीं? लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहांस होता है, लिविंग स्टैंडर्ड एनरिच होता है, और वो इसी पे होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप फैच कर रहे हैं, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, आप कंज्यूम कर रहे हैं लार्ज अमाउंट में। तो आप लार्ज अमाउंट में गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, तो क्वांटम ऑफ ट्रांजैक्शन ज़्यादा है। तो ये इस तरह से क्वांटम ऑफ ट्रांजैक्शन अल्टीमेटली इज़ बेस्ड ऑन द exchange of goods and services. Exchange of goods and services ultimately depends on the size of consumption. The size of consumption depends on the income. So अगर ज़्यादा income, so ultimately the more if there will be more income, there will be more demand for money. अगर ज़्यादा income होगी तो ज़्यादा demand for money होगा, सिंपल बात है। ओके? तो इसलिए कहते हैं उनकी कमाइयाँ ज़्यादा हैं तो उनके खर्चे भी तो ज़्यादा हैं। अक्सर घरों में आपने बात सुनी होगी कि हमारी कमाइयाँ ज़्यादा हैं तो भाई हमारे खर्चे भी ज़्यादा हैं, तो इसीलिए आप सुनते होंगे कि हमारी फिर पैसों की ज़रूरत भी ज़्यादा है। तो आप अक्सर सुनते होंगे कि कोई तो बच्चा दूसरे बच्चे को देख के हिल जाता होगा कि माई गॉड 3-4-5 हज़ार की पॉकेट मनी भी इसके लिए कम पड़ रही है, और मुझे 500-700 मिल जाए तो वही बड़ी बात है।
मैंने अक्सर देखा है बच्चों को सुन के कई बार हिल जाते हैं। कोई बच्चा कहता है सर पता नहीं पेरेंट्स भी कुछ सुनते नहीं, ध्यान सिर्फ मुझे इस बार 10,000 दिया पॉकेट मनी। दूसरा बच्चा हिल जाता है, कहता मुझे तो 1,000 ही मिला। उसने 10,000 लेवल का खर्चा करके, उसने 10,000 लेवल का इंतजाम लगा के रखा हुआ ना ट्रांजैक्शन का। उसकी गुड्स एंड सर्विसेज की जो कंजम्पशन है, कैंटीन, चॉकलेट रूम, कैफ़े कॉफ़े हाउस, फलाने ढमकाने जो हैं, उसका साइज़ बड़ा किया हुआ उसने। उसकी मनी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है क्योंकि उसको लंबे समय से वो मिल रहा है, तो हो सकता है उसकी फैमिली की इनकम या उसकी इनकम ज़्यादा है। और दूसरे वाले की ट्रांजैक्शंस उतनी लिमिटेड है, उसकी कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड है क्योंकि उसकी इनकम लिमिटेड है, तो उसकी पॉकेट मनी लिमिटेड है, तो इसलिए उसकी ट्रांजैक्शंस भी लिमिटेड है। कभी कभार हफ्ते में 2-3 बार छोले समोसे हो गए बहुत ज़्यादा, और साथ में एक आधा अपना कांच की बोतल 10 रुपये वाली छोटी लिम्का कोक हो गया। बहुत ज़्यादा चिल मारना है तो 3 पैटिस, साथ में अपना वही 10-12 रुपये वाली बीमारी का घर फ्रूट बियर, और बहुत ज़्यादा तो थोड़ा बहुत इधर उधर। और इस जब पैसे ख़त्म हो गए तो फिर घूमने जाना है तो कोई ना कोई धार्मिक स्थान, अब वहाँ घूम आ जाते हैं। तो कुल मिला के 1,000 रुपये में ज़िंदगी निकालनी है। किसी तरह से इसका ब्रदर सिस्टर बाहर गया, इसको कह दे अब कि 2,000 तुझे हर महीने मैंने पॉकेट मनी दिया करनी। लेवल देखो इसका। इस बार की इसकी बर्थडे पार्टी देख लेना, जो पैटिस में निपटाया करता था इस बार पिज़्ज़ा में निपटाएगा। पिज़्ज़ा आ जाएगा, सब खिलाएगा, सबवे का सब। तो जैसे ही इसका इनकम बढ़ा, इसका ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का क्वांटम बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि इसका कंजम्पशन का स्केल बढ़ गया, और जैसे ही इसका इनकम बढ़ा, इसकी डिमांड फॉर मनी बढ़ गई। ओके, क्योंकि इतनी ट्रांजैक्शंस करने के लिए पैसा चाहिए। तो समझ में आई? तो डिमांड फॉर मनी कैसे बनता है? इनकम से। इनकम ज़्यादा तो मनी का डिमांड भी ज़्यादा। ओके, फर्स्ट थिंग। चलो, तो जैसे जैसे देश में लोगों की इनकम बढ़ती है, जैसे जैसे देश में लोगों की इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे लोगों की डिमांड बिल्टअप होती है, और जैसे जैसे लोगों की डिमांड बिल्टअप होती है, वैसे वैसे अल्टीमेटली मनी की डिमांड क्रिएट करते हैं, वैसे वैसे मनी की डिमांड क्रिएट करते चले जाते हैं, और उस मनी के दम से चीज़ें धड़ाधड़ खरीदनी शुरू कर देते हैं। कई बारी सप्लाई कम हो जाती है, और जब सप्लाई कम हो जाती है चीज़ों की, गुड्स एंड सर्विसेज की, तो गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि कॉमोडिटीज़ की वर्थ बढ़ने लग जाती है इन कॉन्टेक्स्ट टू मनी की वर्थ। महंगाई आने लग जाती है। तो सरकारें क्या करती हैं? आरबीआई क्या करता है? सरकार कहती है बात ऐसी है, इनका पैसा खींचो, पैसा खींचो। पैसा अब कैसे खींचो कि जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस हैं वो थोड़ा सा टाइट कर देते हैं, किश्त बढ़ा देते हैं थोड़ी सी इनकी, इनके पास पैसा कम बचना शुरू हो जाए, ब्याज बढ़ा दो। तो लिक्विडिटी मार्केट से घटाने के लिए बैंक अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करता है, जिन्हें हम मॉनिटरी टूल्स कहते हैं। तो वो सिंपली इंटरेस्ट रेट जैसे ही बढ़ाएगा तो वैसे ही आपकी जेब से ब्याज ज़्यादा जाने शुरू हो जाएगा। सारे तरफ इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने की वजह से सबके हाथ में जो पैसा है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, और अल्टीमेटली सिंपली आप इसे मान के चलिए, इनकम कम हो गई, इनकम कम हो गई तो डिमांड अपने आप, ट्रांजैक्शंस कम हो जाएंगी गुड्स एंड सर्विसेज की, डिमांड फॉर मनी कम हो जाएगा। तो उस तरफ सप्लाई मैच कर जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज की कंजम्पशन से, महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। ओके, महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। इस तरह से मनी के ही आ जाने से ये सारा खेल आता है। मनी क्या आती है कि एक रंगमंच सज जाता है, खेल सा लग जाता है, आरबीआई खेलने लग जाता है, बैंक खेलने लग जाते हैं, आपकी ज़िंदगी यहाँ से खेलने शुरू हो जाते हैं। आप कब किस चीज़ की इच्छा करें या ना करें, पूरा खेलने लग जाते हैं। एकदम से एक कार कंपनी आएगी, आपको कहेगी 1 लाख रुपए का डिस्काउंट है, मिनिमम ऑफर प्लस 0.75% की ब्याज दर है, अभी उठा लो गाड़ी। आप पहुंच जाएंगे लेने के लिए। इंटरेस्ट रेट रिड्यूस किया, इंटरेस्ट रेट जैसे ही रिड्यूस किया और जैसे ही बोनस ऑफ़र कर दिया, आपके लिए एकदम से उसने डिमांड बिल्डअप कर दी, क्योंकि अब जो आपकी रीच में जितनी मनी है उससे आप इस गुड्स एंड सर्विसेज को अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपकी इनकम में अभी आ रहा है। तो जैसे ही आपकी इनकम ब्रैकेट में वो गाड़ी आती है, आपको दिखी, यू विल क्रिएट डिमांड फॉर मनी, क्योंकि वो मनी अब आपको चाहिए ये गाड़ी लेने के लिए। वो मनी आपको क्या चाहिए? ये गाड़ी लेने के लिए। तो यू विल क्रिएट डिमांड फॉर मनी। तो आप क्या क्रिएट करेंगे? यू विल क्रिएट डिमांड फॉर लोन, और लोन के वाया बैंक क्या करता है? क्रेडिट क्रिएशन के वाया क्या क्रिएट करता है? मनी क्रिएशन होती है ना मार्केट में, इकोनॉमी में।
आपको वो जो लोन देगा, उस लोन को आप मेहनत करके वैल्यू एडिशन कर करके दिन रात दिहाड़ी लगा लगा के उसको वापस भी करेंगे। लेकिन वो जो लोन उसने आपको दे दिया है, वो तो उसने बैंक मनी के रूप में दे दिया, चेक इशू करके दे दिया आपको, है कि नहीं? आपने उसको फिजिकल मनी में मेहनत करके काम कर करके वैल्यू एडिशन कर करके कन्वर्ट किया। समझ में आई? बैंक के पास 10 लाख रुपया है, बैंक के पास 10 लाख रुपया है, लोगों का जमा कराया। बैंक देख रहा है सारे तो नहीं मुझसे लेने आ रहे आज ही। एकदम से एक आदमी आया, कहता आज मेरी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है, पर मुझे 5 लाख रुपया चाहिए और 2 साल में वापस कर दूंगा। बैंक देख रहा है कि ठीक है, मेरे पास 10 लाख है, 5 लाख इसको दे देता हूँ। सारे थोड़ी ना आ जा रहे हैं पैसे लेने। बैंक ने उसको 5 लाख दे दिया। 10 लाख बैंक के पास है, बैंक ने 5 लाख और दे दिया, 15 हो गया टोटल। 10 5 15, खेल है ये भी। क्यों, कैसे खेल है? वो जो बैंक ने उसको 5 लाख रुपया दिया, 5 लाख रुपए की उसने जाके ले ली कोई छोटी सी गाड़ी। ठीक है, छोटी गाड़ी कितना कहना गलत है, जिनके पास होगी कितना दिल दुखेगा, मेरा भी दुख रहा है। उसने ले ली जाके एक गाड़ी। मैं गाड़ी कहता तो तुम लोग टिप्पणियाँ करते कि 5 लाख में कौन सी गाड़ी आएगी, मुझे छोटी सी कहना पड़ा। सिंपल समझ के लो, हम अभी मुल्क भी बड़े पीछे चल रहे हैं। अभी 5 लाख रुपये उसको मिला, उसने 5 लाख की ले ली गाड़ी। जिससे उसने गाड़ी ली 5 लाख की, उसकी जेब में जैसे ही 5 लाख आया उसने गाड़ी दे दी। वो 5 लाख ले जाकर उसने बैंक में डाल दिया। बैंक के पास 10 लाख था, बैंक ने उसमें से 5 लाख का लोन दिया। वो 5 लाख का लोन लेकर के इसने खरीदी गाड़ी। इसने 5 लाख उस गाड़ी वाले को दिए, गाड़ी वाले ने जाके बैंक में 5 लाख जमा कराया। 10 + 5 15, क्योंकि जो बैंक ने उसको लोन के रूप में 5 लाख दिया है वो डिपॉजिट ही हो जाएगा आके वापस। कैसे बैंक ने 10 से 5 और बना लिया, 15 कर दिया। अब आप कहेंगे सर वो जो ये 5 तो इसको जो मिला लोन, इसने उसको दिया, उसने जाके बैंक में जमा कराया। ये एक 5 वापस भी करेगा, ये मेहनत करेगा, काम करेगा, वहीं से 5 बनाएगा। ये भी बना लेंगे। अभी तो मैं बता रहा हूँ काम कैसे होना है, ऐसे ही काम होना है। समझ में आई? बैंक ने इसके साथ एक और को दे दिया था 5 लाख। अब बैंक के पास 15 लाख, बैंक ने अब 2 5 लाख लोन दे दिए हैं। इसके दोस्तों को भी चुल उठी कि हमें भी गाड़ी लेनी। 2 5 लाख। बैंक के पास कितना जमा अभी तक बैंक के नाम पे कितना बोल रहा है? 15 लाख। बैंक ने 2 5 लाख और लोन पे दे दिए। 2 गाड़ियाँ और बिकी, दोनों गाड़ियों वालों ने जाके अपना 5 लाख भी उसी बैंक में जमा करा दिया। 15 + 5 10 25 लाख। बैंक के पास शुरू में 10 लाख था, 10 लाख के ऊपर और 15 लाख खड़ा कर लिया, 25 लाख। ये क्या खेल चल रहा है? 10 लाख से 25 लाख का खेल। मनी मल्टीप्लाई करते जा रहा है। मनी क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई। अच्छा सुनो, मनी कैसा मल्टीप्लाई हुआ? बैंक को किसी ने शुरुआत में 10 लाख मैंने ही दे दिया, कहीं आकाश से आके, आसमान से आके ऐसे 10 दिया, मेरा ही था, और मैंने वादा किया 2 साल से पहले नहीं आऊँगा। बैंक ने बोला प्रॉमिस? मैंने कहा हाँ प्रॉमिस, मैं मंगल ग्रह पे वापस जा रहा हूँ, 2 साल बाद आऊँगा। कहता ठीक है, तो 2 साल तक तो मैं इसे इस्तेमाल कर ही सकता हूँ। मैंने कहा हाँ कर। तो 10 लाख में दे करके गया था। पहला एक 5 लाख का लोन बांटा, वो वापस आया 15 हो गया। फिर 5 के 2 और बांटे, वो भी वापस आए 25 हो गया। 10 डाल के गया था, 10 का 25 बना के बैठा है। कितना कर लिया? 10 का 2.5 गुना। 10 का 2.5 गुना। ये जब मैं कहता हूँ 2.5 गुना, मतलब ये जो 10 है ये 2.5x हो गया। ये 2.5, ये जो x है ये मल्टीप्लाई वाला साइन, ये मल्टीप्लायर है। 1 का 2.5 गुना, 10 डालो तो 25 करता है। बड़ा पहुंचा हुआ है ये, समझ में आई? 1 करोड़ डालोगे तो ये कितना कर देगा? 2.5 करोड़। ऐसे कर देता है। लेकिन एकदम से मैं इसको बोल गया कुछ, मैं कहा मेरी बात सुन। कहता हाँ। मैं कहा 10 लाख रुपए देके जा रहा हूँ, मंगल ग्रह वापस जा रहा हूँ, 2 साल बाद आऊँगा। कहता ठीक, लेकिन 10 लाख में से सिर्फ 5 लाख को ही हाथ लगाना, 5 लाख मेरे नाम का रख लेना, रिजर्व छूना मत। कहता क्यों? कहता मैंने कहा मैं वो रिजर्व रिक्वायरमेंट है, छूने का नहीं। कहता ठीक है, मैं छूऊंगा नहीं, 5 लाख का इस्तेमाल कर लूँ। मैं कहा हाँ, 5 लाख रुपये जैसे घुमाना है घुमा, 5 लाख रुपया जैसे घुमाना है घुमा। अब 10 लाख रुपया तो 5 लाख रुपया तो रिजर्व रिक्वायरमेंट है, 5 ही लाख रुपया घुमाने के लिए है। अब उस 5 लाख में से सपोज करो कि इसने 2.5 लाख रुपया घुमाया, या 5 पहली बार में 2.5 लाख रुपया घुमाया, तो 2.5 लाख एक है इसके पास, एक 2.5 लाख रुपया है, एक 2.5 लाख रुपया इसके पास घूम करके आ रहा है वापस से। एक 2.5 लाख रुपया घूम के आएगा, तो 5 + 2.5, 5 लाख तो इसके पास था, 2.5 इसने लोन पे दिया, 2.5 आ गया वापस, जमा हो गया 7.5 लाख।
कितना हो गया? 7.5 लाख। अब 7.5 लाख रुपए इसके नाम पर है, इसके पास है। अब इसने 2.5 लाख के 2 लोन और दिए, 2.5 लाख के 2 लोन और दिए, वो कितना हो गया? 5 लाख। 7.5 प्लस 5 कितने हो गए? 12.5 लाख रुपया। इसके पास शुरुआत में कितनी थी? 5 लाख। इसने अब कितने क्रिएट कर दिए? 12.5 लाख। कितने गुना बढ़ा है? लगभग फिर 2.5 गुना बढ़ गया, लगभग फिर 2.5 गुना बढ़ा। क्यों ये 2.5 गुना ही क्यों बढ़ा? क्योंकि हमने 5 लाख रुपए रिजर्व करके बाकी 5 लाख पे 100% पर ट्रांजैक्शन करने दिया। लेकिन अगर मैं थोड़ा भी कम और ट्रांजैक्शन करने को देता तो ये 2.5 गुना से कम हो जाता। तो जो पहला 10 लाख रुपए था, उस 10 लाख का कितना हिस्सा मैं इसे लोन में देने के लिए अलाउ कर रहा हूँ, उस 10 लाख का कितना हिस्सा मैं इसे लोन में देने के लिए अलाउ कर रहा हूँ, उस पर निर्भर कर रहा है कि 10 लाख कितने के मल्टीपल्स में मल्टीप्लाई होगा। आई बात समझ में? हम समझेंगे आगे जाके, अभी तो सिर्फ मैं टीज़र भी नहीं दिखा रहा हूँ, ये तो टीज़र भी नहीं है, ये तो सिर्फ बातें ही कर रहा हूँ। अभी समझ में आई? अभी अभी ये क्लियर हुआ कि कैसे फंक्शन करता है इनकम। इनकम कैसे फंक्शन करता है कि इनकम बढ़ी तो डिमांड फॉर मनी बढ़ गई, डिमांड फॉर मनी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि इनकम बढ़ते ही गुड्स एंड सर्विसेज की कंजम्पशन बढ़ती है, और गुड्स एंड सर्विसेज की कंजम्पशन बढ़ने के लिए क्या चाहिए? मनी। उस कंजम्पशन को अफोर्ड करने के लिए, पे करने के लिए, उस ट्रांजैक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए क्या चाहिए? मनी। मनी। तो आपने यहाँ पर अपनी इनकम देख ली कि मेरी इनकम पहले 10,000 रुपया थी, अब मेरी इनकम कितनी है? 20,000। कितनी थी पहले? 10,000। अब इनकम है 20,000। अब 20,000 में से मैं 5,000 किश्त निकाल सकता हूँ गाड़ी की, 5,000 किश्त निकाल सकता हूँ 7 साल के लिए, कोई दिक्कत नहीं। 15,000 में मेरा घर चल जाएगा। जैसे ही आपकी इनकम बढ़ी और आपने देखा कि मैं किश्त निकाल सकता हूँ, गाड़ी है सामने अब 5 लाख की, गाड़ी है सामने 5 लाख की, ब्याज भी घटा है, एकदम से आपकी इनकम इधर से बढ़ी, आपने कंजम्पशन बढ़ाने की इच्छा प्रकट की, आपने डिमांड फॉर मनी बढ़ा दिया, डिमांड फॉर मनी बढ़ा दिया। आपने बैंक से लोन मांग लिया, और बैंक लोन चला रहा है क्योंकि आपकी सरकारी नौकरी, तो 100% फाइनेंस, 100% फाइनेंस मिलता है सरकारी नौकरी वाले को। बैंक ने पूरा 5 लाख का चेक काट के आपको दे दिया, डिमांड फॉर मनी। ओके, मोर इनकम, गुरुकमल, मोर इनकम, if there will be more income, there will be more transactions, quantum of transaction will be more, will be higher. Why? You will consume more goods and services, more valuable goods and services. So the consumption of goods and services is ultimately the transaction. So there will be more transactions. So quantum of transaction will be higher. If there will be higher quantum of transaction, there will be more demand for money. So the more demand for money is ultimately dependent on more income. So this is the first case. So demand for money का build-up होगा ज़्यादा जब ज़्यादा income होगा, income बढ़ेगा. So the demand for money tells us what makes people desire a certain amount of money. इस केस में more income makes people desire more amount of money. Answer 1 is more income makes people desire more amount of money. Why? More income makes people desire more goods and services. More goods and services will establish more transaction. More transactions will be facilitated by more money, because money facilitates transactions. Is that clear? Internalize हो गया, देसी बन के अंदर चला गया पूरा, अब कोई रट्टा मारने की जरूरत तो नहीं। अगली लाइन समझते हैं, प्रैक्टिकल बिल्कुल। मनी इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजेक्शन, सो द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शंस विल डिटरमिन द मनी पीपल विल वांट टू कीप। ओके, कितनी मनी लोग रखना चाहते हैं, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि ट्रांजैक्शंस का वैल्यू क्या है। लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, मोर वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहेंगे। सो क्वांटम ऑफ ट्रांजैक्शन डिपेंड्स ऑन, अब अगली लाइन कि क्वांटम ऑफ ट्रांजैक्शंस अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन इनकम। सो
राइज इन इनकम विल लीड टू राइज इन डिमांड फॉर मनी। तो इनकम इकोनॉमी का एक सिद्धांत हमने सीख लिया। बाहर लाइटें अब्दुल, क्या समझ में आया? राइज इन इनकम विल लीड टू राइज इन डिमांड फॉर मनी। ओके, तो इनकम बढ़ती है लोगों की तो अल्टीमेटली लिक्विडिटी बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि डिमांड फॉर मनी बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि जैसे इनकम राइज होती है कंजम्पशन राइज होने लग जाती है, ट्रांजैक्शंस राइज होने लग जाती है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा है कि एकदम से आप खड़े थे एक डीजे फ्लोर पे। कहाँ खड़े थे? डीजे फ्लोर पे। कुछ हरकत नहीं कर रहे थे, कुछ जेब में इनकम नहीं था, जीरो आदमी थे एकदम से बड़े भाई का फ़ोन आया कि 5 मिनट में तेरे अकाउंट में पैसा डाल रहा हूँ 10,000 रुपया, डीजे फ्लोर पे लुटा दे जितना लुटाना है। जैसे ही फ़ोन आया कि 10,000 रुपया आ रहा है, वैसे ही आपने एकदम से डीजे फ्लोर पे जो डीजे वाला है उसको दिखाया कि 10,000 आ गया। वैसे ही डिमांड फॉर मनी आना शुरू हो गया डीजे फ्लोर पे। एकदम से उसने झोला खाली किया। एकदम से जैसे ही ट्रांजैक्शन का क्लियर हुआ कि ट्रांजैक्शन होगा, झोला खाली हुआ। देखो बाजार में पैसा आता कहते हैं लिक्विडिटी, ऐसे ही झोला खाली हुआ, वो पैसे आपने लपके और उड़ाए। ओके, तो जैसे ही इनकम का सुना वैसे ही कंजम्पशन की इच्छा आई। जैसे ही कंजम्पशन एग्जिस्टेंस में आई वैसे ही मनी की डिमांड इच्छा में आई। जैसे ही मनी का डिमांड जागा दिल में, इधर आपने सोचा उधर हो गया, मनी आ गई। ओके, मनी विल बी देयर, दैट्स ऑल। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? तो बस यही कहानी है। आमदनियाँ बढ़ती जा रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अब आप रखना चाहते हो क्योंकि आपके खर्चे भी बढ़ चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन अब आप करते हैं। इज़ दैट क्लियर? सेकेंड पॉइंट, वो दूसरी कंडीशन जिस कंडीशन में भी लोग मनी रखना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मनी अपने पास रखेंगे, दैट द सेकेंड कंडीशन। वो कौन सी है? दैट इज़ हाउ मच मनी पीपल कीप ऑल्सो डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए, हमने एक बात ये जानी, हमने एक बात ये समझी। अब इसको थोड़ा ऐसा समझिए थोड़ी देर के लिए। वैसे हम ये जानते हैं कि सेविंग अकाउंट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, हम ऐसा मानते हैं। लेकिन हम उसको अगर इस रूप में मान करके चलें कि भाई सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है बड़ा नेग्लिजिबल होता है, और सेविंग अकाउंट में जो पैसा है वो डिमांड डिपॉजिट के रूप में है। द अमाउंट डिपॉजिटेड इन द सेविंग अकाउंट, दैट डिपॉजिटेड अमाउंट is a kind of demand deposit. You can use it as per your wish whenever you want it to use. और हमने यही माना है अभी तक कि मॉडर्न टाइम पे। ये क्या कर रहा है? कौन कर रहा है ये? क्या तो म्यूजिक दे रहे हो साथ में? क्या करूं मैं यार? तो अब मनी का हमने यही माना है कि मनी बोले तो वो जो करेंसी घूम रही है, करेंसी नोट और कॉइन प्लस द डिमांड डिपॉजिट, वही है ना। अब अल्टीमेटली ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप सेविंग में रख रहे हैं, सेविंग अकाउंट में, मैंने डिपॉजिट के रूप में, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप अपने हाथ में रख रहे हैं। आपको लग रहा है कभी मुझे मन हो जाता है कहीं भी घूमने जाने का, कभी मेरा मन हो जाता है कुछ भी कपड़ा ले लेने का, कभी मेरा मन हो जाता है किसी होटल में जाने का, कुछ भी मेरा मन हो जाता है। कल ही मेरा मन हो जाएगा नया बाइक लेने का, कल ही मेरा मन है। या फिर आजकल मेडिकल एक्सीजेंसीज बहुत चल रही हैं, तो मेडिकल एक्सपेंडिचर का बहुत टेंशन है। कई कारण हैं जिसके कारण से व्यक्ति पैसे के रूप में पैसा रखना चाहता है। पैसे के रूप में पैसा मतलब या तो घर में दबोच के रखेगा नोट या कॉइन, और या फिर डिमांड डिपॉजिट में डाल के रखेगा, हैंडी रखना चाहता है। गर्मी रहती है जब चेक के रूप में, ATM के रूप में या जेब में पैसा हो। जैसे आप लोग घर से निकलते समय डरते ही नहीं आजकल, बटुआ लेके 200 रुपये लेके निकल जाते हैं। कोई पूछता है क्यों? कहते क्यों, टेंशन क्या है, हाथ में मोबाइल है और जेब में कार्ड है। आई एम कीपिंग दिस अमाउंट ऑफ मनी इन लिक्विड फॉर्म, है ना। तो आप इतना रख रहे हो, सिंपल कहानी। ये सब ज़्यादा कब हो रहा है? जब आप देख रहे हो कि इंटरेस्ट रेट बहुत कम चल रहा है, इंटरेस्ट रेट बहुत कम